पाठ करूंगा एक कहानी है, बल्कि वो मुझे इस पूरे कार्यक्रम की संयोजना में जो कहानी मेरे ध्यान में थी कि जिसका मैं पाठ करूं, क्योंकि वो थोड़ी अलग तरह की कहानी है, तो एक उसका पाठ करना चाहता हूं जो यहाँ साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन साहित्य में छपी। और राव साहब, आपको भी प्रसन्नता होगी जान के कि इस कहानी को मुझे आज तक पकड़ा आ रहा, क्योंकि समकालीन साहित्य में छपती है, शायद अंक किसी को कभी बाद में मिलता है या कोई व्यक्ति कभी किसी लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ता है। अभी 5 या 6 दिन पहले मेरे पास एक इतना अच्छा फ़ोन आया और उन्होंने लगभग आधे घंटे मुझसे बात की इस कहानी की, इसी कहानी के ऊपर। तो इसलिए मैं वो कहानी पढ़ता हूँ और अगर आपकी श्रद्धा रही तो एक और कहानी फिर मैं पढ़ूँगा। बाकी इस कहानी का शीर्षक है वन योगिनी। ये थोड़ी सी अलग धरती पर लिखी हुई कहानी है, आपको समझ में आ ही जाएगी। कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रहा था कि जिंदगी भर जहां आने से बचता रहा, आज रिटायरमेंट के इतने साल बाद आखिर वहां आना ही पड़ा। एमए करने के बाद जब पिताजी के आग्रह पर पीएससी की परीक्षा दी थी, तभी उनसे कह दिया था कि परीक्षा दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासनिक नौकरी करूंगा। वे भी जानते थे कि मेरा मन पढ़ने पढ़ाने में लगता है और मैं शिक्षक ही बनना चाहता हूँ, लेकिन वे चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। सांख्यिकी विभाग में हेड क्लर्क थे वो। उनके लिए नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर ये बहुत बड़े ओहदे थे। उन्होंने अपनी बात को घुमाकर कहा, अरे परीक्षा तो दो, परीक्षा देने से ही तो तुम डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाओगे। पिताजी के इस उलाहने में एक चुनौती थी। वे जानते थे कि मेरा स्वभाव है चुनौती देने से मैं उस काम को पूर्णता तक ले जाकर ही दम लेता। हायर सेकेंडरी में विषय के चयन में भी वही हुआ था। वे चाहते थे कि मैं साइंस और मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, लेकिन अपना मन लगता था साहित्य पढ़ने में। हायर सेकेंडरी में भी मैं इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषय लेना चाहता था। पिताजी का उलाहना, अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि साइंस तुमसे सधेगा नहीं, काम कर गया और मैंने मैथ साइंस लेकर हायर सेकेंडरी अच्छे अंकों से पास की, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की और अपने प्रिय विषय इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य लेकर आगे बीए की पढ़ाई की। उसके बाद उसी क्रम में एमए और पीएचडी कर डाली। कुछ दिन गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाया और फिर जब यूनिवर्सिटी में पोस्ट लिख ली तो बाकायदा अपनी क्षमता पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी प्राप्त कर ली। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की इच्छा भी थी और महत्वाकांक्षा भी। सेवा निवृत्ति के बाद जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, अपने ढेर सारे प्रिय विद्यार्थियों को समाज के अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमाता देखता हूँ, तो मन गर्व से भर उठता है। संतोष होता है ये सोचकर कि अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुना और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। पिताजी को इस बात से कितना संतोष रहा होगा कह नहीं सकता, लेकिन 2 और भाई एक बहन के होते हुए जीवन का अंतिम समय उन्होंने मेरे ही साथ बिताया और खुशी खुशी बिताया, इसी बात का संतोष है। कहाँ जाना है साहब? जब पट्टे वाले दरबान ने पूछा तो विचारों की तंद्रा टूटी। मैं कलेक्ट्रेट के भवन की पहली मंजिल पर कलेक्टर कक्ष के सामने खड़ा था। कलेक्टर साहब से मिलना है, मैंने कहा। समय लिया था? दरबान ने पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने ही बुलवाया है। मुझे दरबान से ज्यादा उलझना ठीक नहीं लगा। ठीक तो मुझे यूं उस कक्ष के बाहर खड़ा होना भी नहीं लगा। कम से कम मेरे 1 दर्जन शिष्य आईएएस हैं और इस समय ऊंचे पदों पर हैं। यदा कदा जब भी उनसे मिलने का अवसर आया है या उनके घर में गया हूं, तो उन्होंने मुझे कार्यालय के बाहर या द्वार पर आकर स्वागत किया है। एक शिक्षक के तौर पर यही तो मेरी पूंजी है। आप उधर प्रतीक्षा कक्ष में बैठिए, मैं पीए साहब को बता देता हूँ। प्रतीक्षा कक्ष वैसा ही था जैसा आम सरकारी दफ्तरों का होता है, उदासीन और नीरस। 1-2 लोग वहां बैठे समय की जुगाली करते नजर आए। उनकी भंगिमा बता रही थी कि वे इसी दफ्तर के कर्मचारी हैं और यहाँ बैठकर अपना समय काट रहे हैं। जैसे ही मैं बैठने को हुआ, एक व्यक्ति प्रायः दौड़ता हुआ आया। नमस्कार सर, मैडम ने आपको उस दूसरे कमरे में बैठाने के लिए कहा है। मैं गुप्ता हूँ, मैडम का पीए। मैडम को आने में थोड़ा विलंब है, इसलिए उन्होंने आपको उधर बैठाने के लिए कहा है। गुप्ता मुझे दूसरे कक्ष में ले गया, जो इस प्रतीक्षा कक्ष से कहीं बेहतर ढंग से सजा था। इसमें एसी चल रहा था और माहौल अपेक्षाकृत खुशनुमा था। ये मैडम के स्पेशल गेस्ट के लिए है। गुप्ता ने कहकर एहसास दिला दिया कि मैं मैडम के लिए विशेष अतिथि हूँ। आप चाय वगैरह लेंगे सर? इतना पूछकर उसने अपने कथन की पुष्टि भी कर दी। गुप्ता के चले जाने के बाद मैं सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है कि कलेक्टर साहिबा द्वारा मुझे इतनी विशेष ट्रीटमेंट दी जा रही है। ऐसा तो याद नहीं पड़ता कि इसे कहीं पढ़ाया हो।
और काम तो अपना छोटा सा ही था, वो भी मेरे विचार से डिप्टी कलेक्टर के स्तर पर हो जाना चाहिए था। फिर कलेक्टर ने क्यों बुलावा भेज दिया? दरअसल पिताजी को अपनी पुश्तैनी जायदाद से थोड़ा सा हिस्सा मिला था। उस हिस्से में शहर के बीच बाजार में एक मकान भी मिला था। मकान काफी बड़ा था और उसमें कुछ किराएदार बरसों से रह रहे थे। मकान जर्जर हो चला था। दोनों भाइयों को और बहन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने ये मकान मेरे नाम कर दिया। जर्जर होने के कारण इसकी मरम्मत करवाने के लिए प्रशासन से दबाव डाला जा रहा था। मेरा विचार था कि प्रशासन उसे लेकर उस पर कोई सार्वजनिक भवन बनवा दे। एक तरह से तो मैं प्रशासन की मदद ही कर रहा था, लेकिन फाइल खुली तो उस पर न जाने कितने सालों का प्रॉपर्टी टैक्स निकल आया, जो राशि लाखों में थी। जिस मकान में हमारी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति एक भी दिन न रहा हो और जिसे हम प्रशासन को ही देना चाहते हो, उस पर इतना टैक्स हम क्यों दें? इस बात को लेकर मैंने संबंधित डिप्टी कलेक्टर को एक आवेदन लिखा था। जब 2-3 महीने कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने कड़ी चिट्ठी संबंधित अधिकारी को लिखी और उसकी प्रतिलिपि कलेक्टर को सूचना भेज दी। तीसरे दिन कलेक्ट्रेट से फोन आया कि कलेक्टर साहिबा आपसे मिलना चाहते हैं। प्रशासन मेरे पत्र की इतनी जल्दी सुध लेगा, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। उस आश्चर्य की पराकाष्ठा के रूप में मैं इस सुसज्जित कक्ष में बैठा कलेक्टर मैडम की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करते हुए ये भी सोच रहा था कि क्या कभी मैं इस महिला से मिला हूं? नाम से तो बोध नहीं होता। नाम भी बड़ा विचित्र था, वन योगिनी भारती। जब यहाँ कलेक्टर बनकर आई थी तब भी नाम पढ़कर थोड़ा अचंभा हुआ है। वैसे भी जब कोई नया अधिकारी आता है तो लोगों को उसके बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। तब भी ये मालूम पड़ा कि वे सरगुजा जिले के किसी गांव की रहने वाली हैं और ज्यादातर उसी गांव में रहकर पढ़ी हैं। शुरू में लोगों ने उसकी गांव की पृष्ठभूमि जानकर उन्हें हल्के में लिया, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी प्रशासनिक क्षमता और कर्तव्य निष्ठा से कुछ ही समय में जिले में अच्छी पकड़ बना ली। अब तो लोग उनके प्रशासन के कायल हैं। गुप्ता जी ने भेजी हुई चाय आ गई और साथ में संदेश भी कि मैडम 10 मिनट में आ रही हैं। मैंने अपने कागज और पत्र व्यवहार एक बार फिर देख परख लिए। इस बात की ताकीद कर ली कि सभी आवश्यक कागज मेरे पास हैं। कुछ ही देर बाद कार्यालय में हलचल तेज हुई। ये इस बात का संकेत था कि कलेक्टर साहिबा परिसर में दाखिल हो चुकी हैं। मैं इस बात को याद करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं मैंने अपने पत्र में कुछ ज्यादा कड़ा तो नहीं लिख दिया जो प्रशासन के अहंकार को आहत कर गया हो। श्रीमती जी अक्सर कहती हैं, जब तुम गुस्से में कुछ लिखते बोलते हो तो तुम्हें होश नहीं रहता क्या लिख बोल रहे हो सकता है कि मैं ऐसा करता भी हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम इसीलिए तो चुना था कि स्वतंत्र भी रहूं और मुक्त भी। इसलिए पढ़ाने और शोध करवाने के अलावा कुछ नहीं किया। न कभी यूनिवर्सिटी की कोई अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारी ली, न कभी कुलपति बनने की होड़ में रहा। यहाँ तक कि कभी एचओडी बनने की भी इच्छा प्रकट नहीं की। मेरे सहयोगी इसीलिए मुझसे खुश रहते थे। एक बार कुलपति मल्होत्रा साहब ने मजाक में कहा भी, ज्ञानदेव जी से सभी खुश रहते हैं क्योंकि वो किसी की दौड़ में नहीं है और उनसे किसी को कोई खतरा नहीं। अब उनकी इस बात को मैं प्रमाण पत्र मानूं या आलोचना, ये निर्णय मुझे ही करना था। मैंने उसे अपनी प्रशंसा माना और अपने काम में लगा रखा। हाँ, पढ़ने पढ़ाने के अलावा मुझे व्याख्यान देना, साक्षात्कारों में जाना पसंद था। इससे कुछ नए लोगों से मुलाकात होती थी और उनके बारे में जानने समझने का अवसर मिलता था। सर, मैडम आपको याद कर रही थी, पट्टे वाले दरबान ने सूचना दी। मैंने अपने कागज संभाले और उसके पीछे हो लिया। दरबान ने कलेक्टर कक्ष का दरवाजा ठेलकर मुझे अंदर भेजा और सूचना दी, श्रीमान प्रोफेसर साहब आ गए हैं। उस बड़े कक्ष में एक बड़ी सी मेज के पीछे कलेक्टर कोई फाइल देख रही थी। उनके पास 2 कर्मचारी खड़े थे जो उन्हें उसके बारे में बता रहे थे। आप बैठिए, मैं उधर ही आती हूँ। कलेक्टर ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। वन योगिनी 35 के आसपास की होगी, सांवली सी दुबली पतली, लेकिन तीखे नयन नक्श, चेहरे पे दृढ़ निश्चय का भाव। हल्के नारंगी रंग की साड़ी का परावर्तन उसके चेहरे पर हो रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी दमक रहा था। उसकी ये छवि उस छवि से बिल्कुल अलग थी जो मैं अखबारों में देखता था। मैं फिर विचार करने लगा, क्या मैं कभी इस महिला से मिला हूँ? नमस्ते सर, क्षमा कीजिए, आपको यहाँ आने की तकलीफ दी, कलेक्टर मेरी तरफ आते हुए बोली। मैं उसके सम्मान में उठने लगा तो उसने विनम्रता से कहा, सर आप बैठे रहिए, यूं उठकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप टीचर हैं, आपका सम्मान हमसे कहीं ज्यादा है। कलेक्टर आई और अपने निर्धारित सोफे पर बैठ गई। कुछ क्षण सन्नाटा था। उस कक्ष में हम दोनों ही थे। मैं पसोपेश में था कि बात कैसे शुरू करूं।
क्योंकि उसने मुझे बुलाया था और प्रयोजन मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि जो प्रयोजन मेरे पास था वो तो इसके नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा भी सुलझाया जा सकता था। दरअसल हम हमारे पुश्तैनी मकान के बारे में सोच रहे थे कि उसे सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए। मैंने बात शुरू करने की गरज से विषय का प्रतिपादन किया। आपका प्रकरण देखा है सर मैंने। आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी कीमती जगह सरकार को देने का निश्चय किया है। मैंने संबंधित अधिकारी को आपके पत्र पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। अगले महीने की मीटिंग में इस प्रकरण को रखकर उस पर निर्णय ले लेंगे। कलेक्टर बोली, तो क्या उसने ये सूचना देने के लिए बुलाया था? आपका बहुत बहुत आभार, हम सभी भाई बहनों की तरफ से, मैंने कहा और मैं उठने लगा। सर आप बैठिए। आप क्या सोचते हैं मैंने आपको इसलिए बुलाया है? नहीं, मैं भी आश्चर्य में हूं कि आपने मुझे बुलाया क्यों? वही कहानी बताने तो बुलाया है सर आपको, कलेक्टर मुस्कुराते हुए बोले। अब मेरे मन में विचारों के चक्र घूमने लगे। ये किस कहानी की बात कह रही है पता नहीं। अच्छे बुरे, ज्यादातर बुरे ही विचार कुछ क्षणों में मन में कौन हुए। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे पर भी झलकने लगी। आप परेशान मत होइए सर, ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो अपनी जगह से उठी और चहलकदमी करने लगी, शायद बोलने के लिए शब्द जुटा रही थी। सर आप तो शब्दों के जादूगर हैं, आपने साहित्य पढ़ाया है। मुझे आपकी तरह बात कहना नहीं आता, इसलिए सीधे सीधे शब्दों में अपनी बात कह रही हूँ, उससे शायद आपको बोध हो जाए। उसने आगे अपनी बात शुरू की और मेरी उत्कंठा बढ़ने लगी। मैं अंबिकापुर के पास के एक छोटे से गांव विष्णुपुर की रहने वाली, 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी। मेरे पिताजी अंबिकापुर में कलेक्टर बंगले में मजदूरी किया करते थे। उनके मन में पढ़ाई को लेकर बहुत कौतूहल था। वे अक्सर कहते, हम लोग पढ़ लिख नहीं सके लेकिन तुम लोग पढ़ना। उन्होंने मजदूरी के साथ लकड़ी के औजार बनाने का काम किया ताकि वे हमारी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। बाकी 3 भाई बहन तो नहीं पढ़े। भाई तो नशाखोरी में ही पड़ गया। एकमात्र मैं ही थी जिसमें उन्हें आशा की कोई किरण नजर आई, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। मैं BA MA अच्छे अंकों से पास हो गई। ये सारा रास्ता मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए बहुत आसान नहीं था, लेकिन आपका समय बर्बाद न हो इसलिए उस कहानी को मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जिस दिन मेरा MA का रिजल्ट आया मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे गांव के स्कूल में मैं टीचर के रूप में काम करना चाहती थी। लेकिन पिताजी ने उस दिन अपनी एक और इच्छा का बोझ मुझ पर डाल दिया। वे बोले, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम किसी सरकारी ओहदे पर काम करो। मैंने जिंदगी भर साहब लोगों के बंगले पर काम किया, मन है कि एक बार किसी बंगले के अंदर भी रहकर देखूं। कहते कहते पिताजी की आंखों में आंसू थे। ये आंसू उनके जीवन भर की पीड़ा और अपमान को व्यक्त कर रहे थे। मैंने निश्चय किया कि मैं पिताजी की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करूंगी। रास्ता आसान नहीं था। उस दिन तक मुझे PSC क्या होता है ये भी पता नहीं था। फिर मैंने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, परीक्षा की तैयारी शुरू की, अपने आप ही बिना कोचिंग के। जो भी कुछ कहता गया करती गई। संसाधन सीमित थे और महत्वाकांक्षा अनंत। दोनों के बीच जोड़ बैठाना कठिन था। पिताजी तो इसी में खुश थे कि मैंने उनकी बात मानकर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी नज़रों में तो मैं उसी दिन कलेक्टर बन चुकी थी। उन्हें तो इस बात का भी इल्म नहीं था कि स्टेट PSC देकर कोई सीधे कलेक्टर नहीं बनता। सर मैंने पहले अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर किया। मेरे नंबर कम थे। मुझे मालूम था कि मैं उच्च पदों की सेवा में तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन इतना विश्वास था कि कोई न कोई सेवा तो मुझे अवश्य मिल जाएगी। रायपुर जब साक्षात्कार देने आई तो घबराहट होने लगी। न जाने कितने अटेम्प्ट देने वाले और अलग अलग तरह की जुगाड़ लगाने वाले मेरे इर्द गिर्द थे। इससे पहले मैं कभी अंबिकापुर के आगे नहीं गई थी, कभी ट्रेन में नहीं चढ़ी थी। रायपुर में मेरी जान पहचान का कोई नहीं था। अकेली ही आई थी हिम्मत जुटाकर। जब नंबर आने पर साक्षात्कार कक्ष में दाखिल हुई तो एक लंबी जमाई ने मेरा स्वागत किया। कमेटी शायद सुबह से बैठी थी और भोजन अवकाश के पहले मेरा अंतिम साक्षात्कार था। मैं घबराहट के मारे सबके चेहरे ठीक से भी नहीं देख पा रही थी। मेरे ठीक सामने बैठे सज्जन, जो शायद उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे ये बहुत प्रेम से बैठने का इशारा करते हुए कहा, बेटा अपने बारे में कुछ बताओगी, फिर हम साक्षात्कार शुरू करेंगे। जी, मेरा नाम भारती तिग्गा है और मैं विष्णुपुर अंबिकापुर की रहने वाली हूँ। मैंने इतना ही कहा था कि कोने से एक आवाज़ आई, तिग्गा का मतलब जानती हो? जी वो हमारा कुल नाम है, मैंने साहस जुटा कर कहा। बस इतना ही, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। वही कोने वाले शख्स बोले, नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी,
लेकिन अपने नाम कुल के अर्थ के बारे में, अपनी जनजाति के बारे में भी जान लिया करो। तभी कमेटी के अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, चलिए साक्षात्कार शुरू करते हैं। साक्षात्कार शुरू हुआ और 20 मिनट तक चला। उन कोने वाले सज्जन ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। कमेटी के अध्यक्ष ने उनसे कहा, ज्ञानदेव जी, आपको कुछ नहीं पूछना है। क्या पूछें? इन्हें तो नौकरी मिल ही जाना है, क्यों इनका और अपना समय बर्बाद करें। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और बोले, जाओ बेटा, शुभकामनाएं, और हाँ, अगली बार जब किसी साक्षात्कार में जाओ तो तिग्गा का मतलब जरूर जान ले। उनके स्वर में प्रेम नहीं था, उपहास था, अपमान था, और वो न समझ सकूं इतनी बुद्धू नहीं थी मैं। वन योगिनी थोड़ी देर के लिए रुकी और मैं उस साक्षात्कार के बारे में सोचने लगा जिसका वो जिक्र कर रही थी, लेकिन मेरी स्मृति में कुछ भी नहीं आ रहा था। पीएससी के हो या यूपीएससी के साक्षात्कार याद नहीं रहते, क्योंकि वे लगातार चलते हैं। विशेषज्ञ के नाते दिल्ली, इंदौर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, न जाने कहाँ कहाँ गया हूँ, अभी भी जाता हूँ। कैसे याद रख सकता हूँ सबको? साक्षात्कार लिया, नंबर दिए और अपना काम खत्म। क्यों याद रखना किसी को? हाँ, अपने द्वारा साक्षात्कार लिया कोई लड़का या लड़की जब किसी पद पर पहुंचता है और याद रखकर पहचान दिखाता है तो ध्यान में आता है कि इसका साक्षात्कार मैंने लिया। आप दिमाग पर जोर मत डालिए सर। आपके लिए उन कई सारे साक्षात्कारों को, उन कई हजार लोगों को याद करना संभव है। न ये याद रखना कि कब किसको आपने क्या कहा। वन योगिनी ने कहा और अपनी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन जब मैं उस कक्ष से बाहर आ रही थी तो आपके शब्द मेरे कानों में पड़े, जो अभी तक मेरे मन में हथौड़ी की तरह गूंज रहे हैं। आप अपने साथ बैठे सज्जन से कह रहे थे, इन लोगों पर समझ आया नहीं करना चाहिए, ये लोग वैसे ही रहेंगे, यहाँ तक आ गए वही बहुत है। मैं जब कक्ष से बाहर निकली तो मैं साक्षात्कार के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं बस आपके उस वाक्य के बारे में सोच रही थी। आपने बहुत सहज भाव से कहा होगा, लेकिन वो मुझे कहीं बहुत गहरे तक ले गया था। जंगल में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं, लेकिन कौन सी बात किस भाव से कही गई है समझ लेते हैं। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं पालते हम लोग, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुशी मनाते हैं, संतोष मनाते हैं। लेकिन आपके उस वाक्य ने मेरे अंदर चुनौती का एक भाव जगा दिया। सर, उस दिन भारतीय तिग्गा की यात्रा समाप्त हो गई और वन योगिनी भारती ने जन्म लिया। मैंने रायपुर में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। 2 बार असफल रहने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर हुई। फिर मैंने मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का निश्चय किया। एक छोटे से पहाड़ी गांव विष्णुपुर की सिलबिल सी लड़की ने कैसे दिल्ली में अपने लिए जगह बनाई होगी, आप सोच सकते हैं। आपके मेरे लिए कहे गए नकारात्मक शब्द मेरी प्रेरणा थे, जो मुझसे ये सब असंभव लगने वाले काम करा रहे थे। मैंने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू दी। जिस दिन परीक्षा का अंतिम परिणाम आया, उस दिन मेरी खुशी साझा करने के लिए कोई भी नहीं था मेरे पास। इसलिए निश्चय किया कि अब जो भी करना है, ये लोग की परिभाषा के बाहर ही जाकर करना है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में परीक्षा देना, बिना कोचिंग के यूपीएससी पढ़ना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन जिद थी कि मैं आपकी बात को गलत साबित करूं और बताऊं कि मेरा साक्षात्कार लेना यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं। जल, जंगल और जमीन से गहरा नाता रखने वाले और सहजीवन पर भरोसा करने वाले लोग हैं हम। इंसान तो इंसान, पशु, पक्षी और वनस्पति सबसे प्रेम करते हैं हम लोग। हम पर्यावरण संरक्षण का नारा नहीं देते, लेकिन पशु, पक्षी और वनस्पति को संरक्षित करते हैं। उस दिन आपने तिग्गा का अर्थ पूछा था ना सर? मुझे उस दिन भी मालूम था सर कि तिग्गा एक प्रकार का बंदर होता है, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि गोत्र के नाम का अर्थ पूछना भी क्या साक्षात्कार का कोई प्रश्न हो सकता है? लेकिन आपके मन में ये लोग वाला जो भाव था, वही आपसे ऐसे प्रश्न करा रहा था। आपसे मिलने की या आपको बुलाकर कुछ जताने की मंशा नहीं थी मेरी। यकीन मानिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मुलाकात होगी, इसलिए मैं इस मुलाकात के लिए तैयार भी नहीं। उस दिन जब आपका पत्र देखा तो रहा नहीं गया और सोचा कि आपसे मिल ही लूँ। इस जगह तक पहुंचाने में आपका बहुत योगदान है सर, फिर वो चाहे किसी भी नियत से किया गया। शायद मन में ये बात थी कि आपको एहसास दिला सकूं कि साक्षात्कार में कहा गया आपका कोई भी शब्द या कोई भी भंगिमा किसी उम्मीदवार के मन पर कितना गहरा असर डाल सकती है, ये आप सोच नहीं सकते। और सर, हर बार वो असर सकारात्मक नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर नकारात्मक ही होता है। वन योगिनी की बातें सुनकर मैं किंग करते हुए विमूढ़ था। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इसके कि मैं पश्चाताप करूं और अपने नज़रियों को सुधारूं।
इतने वर्षों में अलग अलग कमेटी में अलग अलग पदों के लिए साक्षात्कार लेने के बाद अपने अनुभवों को एकत्रित कर उम्मीदवारों के लाभ के लिए एक पुस्तक साक्षात्कार कैसे दें इस विषय पर लिखने की मेरी योजना थी। लेकिन वन योगिनी की बात सुनकर लगा कि अब पुस्तक लिखने की योजना में फेरबदल करने की आवश्यकता है। अब तो साक्षात्कार लेने वालों के लिए साक्षात्कार कैसे दें इस विषय पर पुस्तक लिखनी होगी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद सर। वन योगिनी के स्वर से मेरी तंद्रा टूटी। आपका काम हो गया है। यहाँ आने से पहले मैं आपका मकान देख कर आई थी। अगले महीने मीटिंग में हम निर्णय लेंगे और उसके अगले महीने एक समारोह में आप उस मकान की चाबी और कागजात हमें सौंपेंगे। हम आपका सम्मान करेंगे इतनी बहुमूल्य और ऐतिहासिक धरोहर हमें सौंपने के लिए। और हाँ, भारती दिग्गा को वन योगिनी भारती बनाने के लिए भी। वो खिलखिलाकर हंसती हुई अपनी उस विशाल टेबल की ओर चल दी। मेरे लिए इतना इशारा काफ़ी था कि मेरा समय हो चुका है। कथाकार कहीं न कहीं से प्रेरणा लेते हैं और कभी कभी ये भी पाया जाता है कि कहानियाँ लिख दी जाती हैं और फिर कथाकार के पीछे लोग पड़ जाते हैं कि आपने मेरी कहानी क्यों नहीं लिखी, जबकि उससे कथाकार का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस कहानी की रचना प्रक्रिया में कुछ ये अक्सर लेखक को ये पूछा जाता है कि इसमें कितना प्रतिशत सच है और कितनी प्रतिशत घटना है। मतलब लेखक मेरा ये हमेशा मानना है कि इसमें सब कुछ सच नहीं होता और सब कुछ कल्पना नहीं होती, और सारा सच एक ही जगह का नहीं होता और सारी कल्पनाएं भी एक जगह की नहीं होती। कुछ बिखरे हुए सच रहते हैं और कुछ बिखरी हुई कल्पनाएं रहती हैं, और एक रचनाकार उन सबको जोड़कर एक कहानी के मुलम्मे में ढाल कर उससे एक कहानी बनाता है। जैसा इसमें बताया गया है कि कई सारे साक्षात्कार में बैठने का मेरा अनुभव रहा, उसमें से कुछ चीज़ें उपजी हैं। जरूरी नहीं कि ये घटना वैसी की वैसी हुई हो जैसी इसमें बताई गई है, पर प्रकारांतर से इस घटना का थोड़ा स्वरूप वैसा भी है जैसा इसमें दिखाया गया है। और ये बात किसी बहुत ऐसी नीयत से नहीं कही जाती। हमेशा ये जो बात है ये हमेशा बहुत सहज भाव से निकल जाती है। कोई इंटेंशन उसमें, एक नीयत नहीं रहती, पर हमें समझ में नहीं आता कि आपका एक वाक्य या आपकी एक भंगिमा कब कहाँ किसको कैसे चुभ जाए। हमको भी चुभती है। हम और आप भी कहीं रहते हैं तो आपको भी लगता है किसी व्यक्ति ने आपको अगर ठीक ढंग से आपका स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, आपकी बात का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया, तो हमको भी चुभती है वो बात। और जो आयु आपकी कम रहती है तो यह बात बहुत ज़्यादा चुभती है। इसमें कुछ अनुभव मेरे भी हैं जो मेरी बेरोजगारी के इंटरव्यू के अनुभव, जब मैंने बतौर प्रत्याशी इंटरव्यू दिया तो वो भी थोड़ा सा आया है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने भी कई घाट का पानी पिया है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने कई घाट का पानी पिया, तो उसमें भी अनुभव, ये सारे अनुभव आपको पुष्ट करते हैं कहीं ना कहीं इधर उधर से पकड़ के। तो ये रचना प्रक्रिया इसी तरह हुई। और पर मेरे मन में जरूर था कि ये विषय ऐसा अछूता है कि इस पर एक निश्चित एंगल से ही कहानियाँ लिखी जाती हैं। अगर लिखी भी जाती हैं तो एक निश्चित एंगल से कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो मुझे हमेशा लग रहा था कि इसका एक जो दूसरा पक्ष है, जो शायद ज़्यादा सकारात्मक पक्ष है, ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा देता है, उस तरह के पक्ष को दिखाने की कोशिश की।